बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके जो एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में जो रिपीट होते हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर देखिए जो बीएड में बार बार रिपीट होते हैं। मैं सारे प्रश्न लिख के रखा हूँ यहाँ पर जिससे कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न याद करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख कर रख लिया है जिससे कि आपको बताएंगे। प्रश्न आपको स्क्रीन पे हम लोग दिखाएंगे दोस्तों, और उत्तर खुद हम बोल कर बताएंगे, जिससे कि आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। और पहली बार बीएड किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन बीएड का आएगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। टाइम टेबल से लेकर एडमिट कार्ड तक सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। भारतीय दर्शन में अहं की संकल्प क्या है? उत्तर लिखिए इसका। इरिक्सन ने कहा को विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताया है और यह मानते हैं कि समझ आ जाने पर व्यक्ति वास्तविकताओं की परख करके जीवन में सुनिश्चितता बना सकता है। इसके अनुसार बालक का सामाजिक परिवेश शीघ्र ही माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों तक फैलाने में लगान है और वे उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये प्रश्न उत्तर आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बालक के सामाजिक विकास में घर की भूमिका, जो बालक के समाज विकास में है जो घर की कितनी भूमिका है वो देखेंगे हम लोग। उत्तर लिखिए दोस्तों। बालक के सामाजिक विकास के परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता के व्यक्तित्व का बालक के व्यवहार और प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण की अभिक्रिया द्वारा बालक के अध्ययन व्यवहार को सुनिश्चित दिशा प्रदान की जाती है। घर में समाजीकरण की प्रक्रिया बालक को सामाजिक मूल्यों के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये भी आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए। बुद्धि का अर्थ बताइए। बुद्धि, उत्तर लिखिए। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। हाल के अनुसार गर्भधारण में बाद में ही गर्भावस्था शिशु में वृद्धि होने व लगती है। यह वृद्धि गर्भाशय शिशु के आकार और संरचना में होती है। यह वृद्धि परिकरता तक चलती रहती है। बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं होती बल्कि उसके आंतरिक अंगों और मानसिक में भी होती है। मानसिक में जैसे वृद्धि होती है जाती है, बालक में सीखने, समाकलन तथा तर्क आदि की क्षमता अधिक जाती है। ये भी आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट पर देखिए। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। बालक के मानसिक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। जो बालक की मानसिक परिवार के घर की जो भूमिका है वो बताना है दोस्तों। उत्तर लिखिए इसका। परिवार का शांत एवं सुझाव वातावरण बालक के मानसिक विकास को बहुत प्रभावित करता है। इस संबंध में एक वैज्ञानिक ने कहा है कि एक अच्छे परिवार जिसमें माता पिता अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं, जिससे में अंदर और स्वतंत्र की वातावरण है, प्रत्येक समस्या का मानसिक और अत्यंत योगदान होता है। ये भी आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नागरीकरण क्या है? प्रश्न है नेक्स्ट दोस्तों। नागरीकरण क्या है? उत्तर लिखिए। नागरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग एक विशिष्ट जीवन के ढंग को पहचानने के लिए किया जाता है। यह विशिष्ट अंग नगर निगम से संबंधित होता है। नगरीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है जो ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के जीवन में सदैव होते हैं। ई बेगल के अनुसार जिस प्रक्रिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं उसे नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण व्यक्ति की विचारधारा, आपसी वातावरण तथा कार्य करने की मानविक को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वसनीय तथा
श्रम विभाजन की गति में तीव्र आती है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि नागरिकरण व्यक्तित्व के व्यवहार एवं दृष्टिकोण तथा सामाजिक मान्यताओं में मौलिक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। अतः नागरिकरण का अर्थ है जीवन के विभिन्न पहलू में अंतर होता है। ये भी प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट की ओर हम लोग चलेंगे। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण है जो दोस्तों 20वीं सेंचुरी में इस शब्द प्रकार परिभाषित किया गया है। वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक अर्थात विश्वव्यापी बना देता है या संपूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना या उनका ध्यान रखना। लैंचर के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक संबंधों का विस्तृत सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन अथवा चेतना का विकास। N.B. गोल्डन ने बताया कि वैश्वीकरण विश्व अर्थ में बढ़े हुए अर्थीकरण और राष्ट्रों के बीच बढ़ती आपसी निर्भरता की प्रक्रिया या केवल वास्तविक सेवाओं, पूंजी, तकनीकी एवं लोगों की बढ़ती हुई गतिशील से ही नहीं वरना उस आर्थिक संगठन से हुई भी जुड़ी होती है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पर देखिए, बाल व्यवस्था किसे कहते हैं? सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को बाल व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है। इसलिए शिक्षा शास्त्री इस प्रेरित विद्यालय आयु भी कहते हैं। इस अवधि में बालक में स्फूर्ति अधिक होते हैं। लोगों ने इस स्फूर्ति और अवस्था की भी कहते हैं। बेयर, जेम्स एवं स्मिथ के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण के जीवन चक्र में बाल व्यवस्था से अधिक कई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है जो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बालकों को शिक्षा देते हैं। इन्हें बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरण में परिवर्तन की जाती है। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षक अवसरों की समानता में अध्यापक की कोई 2 भूमिका बताइए। तो शिक्षक की उसकी कोई दो भूमिका बताना है। पहला लिखिए, अध्यापक को कक्ष में उपस्थित बच्चों से भेद एवं जाति भेद की अनदेखी करते हुए सबको समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। पहला हो गया। दूसरा देखिए, अध्यापक को चाहिए बच्चों को उनकी शारीरिक व मानसिक दुर्बलता एवं समर्थक का ध्यान रखे बिना शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे सभी को ज्ञान जल का समान अवसर प्राप्त हो तथा बालक किसी उठन का शिकार ना हो। ये भी आपके कंप्लीट हो गए। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले 2 तत्व बताइए। जो भाषा विकास है उसके प्रभावित करने वाले 2 तत्व बताना है। पहला तत्व लिखिए, शारीरिक संरचना। कुछ बालकों को जन्म से शारीरिक रचना ऐसे होती है कि वह जल्दी बलवाने शब्द बनाने तथा वाक्य रचना करने लगते हैं। दूसरा लिखिए, शारीरिक व्यवस्था। जिन बालकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है उनकी भाषा तीव्र गति से होती है। ये भी आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि एवं विकास से क्या आशा है। जो वृद्धि एवं विकास उससे क्या आशा है उसका उत्तर लिखिए दोस्तों। उत्तर लिखिए, शिक्षा में क्षेत्र में वृद्धि और विकास का अत्यंत महत्व है। शिक्षा विज्ञानों बालकों के विकास के विभिन्न पक्षों व विकास की विभिन्न अवसरों में घटित होने वाली वृद्धि विकास की प्रक्रिया के स्वरूप तथा बालक बालिकाओं में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांगठनिक, नैतिक आदि परिवर्तन का ज्ञान करता है।
जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास के लिए परीक्षण, अनुदेश और नियंत्रण अभ्यास की लिखिए दोस्तों की जाती है। आकार, वजन, विस्तृत, जटिल आदि की दृष्टि से बढ़ाना, जबकि विकास का अर्थ है व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणत रहना। इस तरह वृद्धि का स्वरूप पारंपरिक रहता है, जबकि विकास का स्वरूप गुणवत्ता होती है। ये भी आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जीववाद क्या है? जीववाद क्या है? उत्तर लिखिए दोस्तों इसका। जीन पियाजे के अनुसार जीववाद एक ऐसी सोच है जिसमें बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी जीव, संवेदनशील और इरादे के युक्त मान लेते हैं, अर्थात इनमें बालक सजीव और निर्जीव में कोई अंतर नहीं पाते। उदाहरण के लिए बालक खिलौने को भी एक व्यक्ति की तरह महसूस करता है, उसे रोता हुआ खुश होता है या दुखी होता हुआ देखता है। यह पूर्व संक्रमित अवस्था में बच्चे के सोचने का एक सामान्य तरीका है। ये भी आपके कंप्लीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की ओर हम लोग चलेंगे। अवस्था में शिक्षा का स्वरूप, उत्तर लिखिए इसका। शिक्षा माता पिता और सामाजिक द्वारा बालक की शिक्षा के स्वरूप में निर्धारित करते समय भिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, भाषा के ज्ञान पर बल। दूसरा, उपयुक्त विषयों का चुनाव। तीसरा, रोचक विषय सामग्री। चौथा, पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में कार्यों की व्यवस्था। उसके आगे नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम, सामग्री, क्रियाओं की व्यवस्था। आगे लिखिए, पर्यटन या स्कूटिंग की व्यवस्था, सामूहिक प्रवृत्ति की दृष्टि। आगे लिखिए दोस्तों, इसके रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। ये आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किशोर व्यवस्था को समझाइए। जो किशोर व्यवस्था होती है उसको समझाना है दोस्तों। तो किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे? उत्तर लिखिए इसका। बाल जीवन की यह अंतिम व्यवस्था है। यह 14-15 वर्ष से लगभग 21 वर्ष तक की अवस्था है। लगभग 17 वर्ष तक की अवस्था पूरे किशोर व्यवस्था कहलाती है। इस तथा इसके बाद की अवस्था अंतरण किशोर व्यवस्था कहलाती है। कुछ लोग इस व्यवस्था को संपूर्ण आयु भी कहते हैं। इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती किशोर को स्वयं भी पहचान बना देते हैं। इस अवस्था में विपरीत के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है तथा सामाजिक और कम्युनिकता। इस अवस्था की दो मुख्य व्यवस्था है जिनमें संबंधित अनेक परिवर्तन बालक बालिकाओं में इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में कल्पनाओं तथा बहुल्य सुंदरता बहुत मूल्य समस्याओं का बहुमूल्य अस्तित्व तथा बढ़े हुए आंतरिक परिवर्तन जैसे लक्ष्य पाए जाते हैं। बाल अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसी के बारे में है दोस्तों। नेक्स्ट पर देखिए, जो बार बार पूछे जाते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान, उत्तर लिखिए। समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समान पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुसार विकास के प्रतिमानों का अनुसार कहता है। संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं के विकास प्रतिमान एक ही है। नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट पर को चलेंगे हम लोग दोस्तों। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा के योगदान पर एक लेख लिखिए। अथवा कर, दूसरा प्रश्न इसी में अथवा करके भी हो सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण लेने में शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है? उत्तर लिखिए। शिक्षा और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के लिए मानवता के मूल्यों और समाज के मूल्यों का विकास करना उचित है तथा यह कार्य शिक्षा ही कर सकती है। शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य पर विचार करते हुए कठोरी शिक्षा आयोग ने भी सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता पर बल दिया है। देश की एकता आर्थिक, राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित होते हैं।
ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शिक्षा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इन तत्वों को विभिन्न पक्षों के अभ्यास तत्वों को प्रेरित करे। शिक्षा मनुष्य के भावों का उत्तरदायी करता है कि वह उत्तरदायीकरण की राष्ट्रीयता भावना को बल प्रदान करता है तथा यह राष्ट्रीय भावना ही कृत की प्रकृति को बल बनाती है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता को ईंट और पत्थर, भारी और हथौड़े से नहीं तैयार किया जाता, यह तो मनुष्य के दिल और दिमाग में चुपचाप उत्पन्न और विकसित होती है। यह प्रक्रिया केवल शिक्षा की प्रक्रिया है। यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है और यह एक अस्थायी और दृढ़ प्रक्रिया है। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका है। राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के लिए शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विद्यालय का वातावरण, अध्यापक एवं शिक्षक, छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता के लिए नेक्स्ट लिखिए उसी के नीचे। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का उद्देश्य जनतंत्र के मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों, न्यायालय, स्वतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा मानव ग्रामीण के प्रति वृद्धि उत्पन्न करना राष्ट्रीय एकता की भूमिका दृष्टि बनाएंगे। सामान्य भाषा संपर्क भाषा के रूप में माध्यम से भी राष्ट्रीय एकता में सहयोग होगा। अतः शिक्षा के अंतर्गत एक भाषा के प्रसार का उद्देश्य भी राष्ट्रीय एकता के हित के में होगा। बहुसंख्या आकलन एवं जनजातीय अवस्था के मूल्यांकन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता हेतु महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्रति राष्ट्रीयता एकता में बाधक विविधता और क्षेत्रीयता की भावना मूल्यांकन करेंगे। हेडिंग चेंज कीजिए। भावना के साथ साथ बौद्धिक विकास को भी महत्वपूर्ण देना चाहिए, अर्थात बालक की तर्क क्षमता का विकास भी होना चाहिए, क्योंकि आज के प्रेरित में राष्ट्रीयता एकता की संभावना वृद्धि आधार पर ही संभव है। विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों के मूल्य एवं वनिष्ठ तत्वों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जिससे धर्मनिरपेक्षता एवं संस्कृति एकता के प्रति लोगों का सिद्धांत उत्पन्न होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पर देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका, बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। जो बाल अवस्था उसमें शिक्षा का क्या स्वरूप है, इसका हम लोग स्वरूप लिखेंगे। उत्तर लिखिए, बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप। इन अवस्था में बालक विद्यालय में जाने लगता है और वह भी विभिन्न प्रकार की नवीकरण अनुभव प्राप्त करता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षक प्रकृति के मध्य उसका विकास होते हैं। बाल अवस्था शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की आवश्यकता है। इस अवस्था में बालक अपने समूह अलगे लगने लगते हैं। इस चुनौती की आयु भी कहते हैं। इस अवस्था में शिक्षक का स्वरूप इस प्रकार से होते हैं। बेल जेम्स स्मिथन ने लिखा है, बाल अवस्था का वह समय है जबकि व्यक्ति जिस निर्माण की ओर उपरेक्त संकेत किया जाता है उसका उत्तरदायित्व बालक के शिक्षक, माता पिता और सामाजिक है। उसकी शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय उन्हें नियंत्रण बनाते को ध्यान रखना चाहिए। हेडिंग चेंज कीजिए और लिखिए पहला, सामाजिक गुणों का विकास। बाल अवस्था के प्रतिनिधि सामाजिक कला का अतः विद्यालय ऐसी क्रियाओं का अनुरूप में संगठन किया जाना चाहिए जिसमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, समृद्धि, प्रबंधन, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का अधिकृत विकास हो। दूसरा लिखिए, नैतिक शिक्षा। पियाजे ने अपने अध्यापकों के आधार पर बताया है कि लगभग 8 वर्ष तक का बालक अपने नैतिक मूल्यों का निर्णय और समाज के नैतिक नियमों का विकास करने लगता है, जिसे इन मूल्यों की उचित निर्णय और नियमों में दृढ़ विश्वास रखने के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा दी जाती है। कोल सैनिक का मत है, बालक को आनंद प्रदान करने वाले सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा लिखिए, क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा। तीसरा लिखिए दोस्तों, सभी शिक्षावादियों को माना जाता है कि बालक समझौता से ही कार्यशील और खेल प्रिय होते हैं।
अतः उसकी शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें वह स्वयं क्रिया और खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ये सारे प्रश्न आपको कराने के बाद आपको जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा हम लोग एक एक प्रश्न का डिटेल में समझेंगे और जानेंगे क्या क्या अर्थ होता है। ये तो हम आपको प्रश्न उत्तर करा रहे हैं दोस्तों, जिससे कि एग्जाम नज़दीक है। नेक्स्ट लिखिए, भाषा के ज्ञान पर बल। स्ट्रैंग के अनुसार इस अवस्था में बालक की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः इस बात पर बल दिया जाता है आवश्यक कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे। नेक्स्ट लिखिए, रोचक विषय सामग्री। बालकों की रुचि में विविधता और परिवर्तनशील होते हैं, अतः पुस्तकों की विषय सामग्री में रोचक और विविधता होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से विषय सामग्री का संबंध निम्नलिखित होना चाहिए: पशु हृदय नियोजन, नाटक, पर्यावरण और वीर पुरुष सहयोगी कार्य और आचरणक बातें हैं। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, सामाजिक विकास का अर्थ बताइए। जो सामाजिक विकास है उसका अर्थ हम लोग बताएंगे, हम लोग देखेंगे। तो लिखिए, उत्तर लिखना स्टार्ट कीजिए। सामाजिक विकास का अर्थ बताएं जो निम्नलिखित है। लिखिए पहला उत्तर, उस प्रक्रिया को सामाजिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा वही सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों से सहयोग करता है। बालक समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपनी जनजाति शक्ति और प्रवृत्ति का विकास करता है। उसकी सामान्यता शक्ति विकास तथा आचरण व्यवहार का परिजन और सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है। समाज में रहकर ही दूसरों से संपर्क स्थापित करता है। विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है। सामाजिक के विकास के बालक में सहयोग की क्षमता उत्पन्न होती है। ये भी आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। दूसरा प्रश्न लिखिए, संज्ञान का आशा। संज्ञान का आशा, उत्तर लिखिए। संज्ञान का सामान्य आशा यह है कि व्यक्ति ने अपने तथा पर्यावरण के संबंध में किस प्रकार का मानसिक मानचित्र निर्मित किया है। व्यक्ति का मानचित्र जनता ही अधिक गहन वरिष्ठ तर्कित संगठित एवं सूक्ष्म होगा। उसका व्यवहार भी पर्यावरण के प्रति उतना ही अधिक उपयुक्त होगा। सामग्री प्रक्रिया का सहयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। संवेदन, परीक्षण, अधिगमन, चिंता, समस्या समाधान इत्यादि जैसे उच्च मानसिक प्रक्रिया में इसका विशेष महत्व है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को संयोजन में कठिनाई होती है। यह क्षमता आयु, शिक्षा एवं परिणति आदि में विभिन्न होते हैं। ये भी आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट की ओर चलेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो है जो शॉर्ट में प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो इसलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, राष्ट्रीयता की आवश्यकता। जो राष्ट्रीयता है इसकी आवश्यकता क्या है। उत्तर लिखिए दोस्तों। जो उत्तर है हम लोग उत्तर लिखेंगे इसका। लिखिए, वर्तमान समय में राष्ट्रीयता की आवश्यकता भारतवर्ष में को सिद्धांत रूप से आवश्यक है, क्योंकि भारत इस समय ऐसे स्थल पर आकार खड़ा हो गया है जहां व्यक्ति के लिए राष्ट्र से बनकर उसका व्यक्तित्व स्वर्ग हो गया, जहां देश की सुखी शांति और वैभव का स्थान सामुदायिकता, जातीयता और क्षेत्रीयता ने ली है, जिसके कारण देश की सुख शांति खतरे में पड़ गई है, जिसके साथ ही देश के अंदर राष्ट्रता की भावना समाप्त होती है जा रही है। देश हित की ओर भारतीय ने मुंह मोड़ लिया है और अपने संकीकरण हितों की अवस्था के प्रति निष्ठा प्रति होते हैं। इन सबके कारण सारे देश में कहीं भूमिका और जल के बंटवारे जैसे छोटे छोटी बालें पर कहर ने जन्म लिया है, जो कहीं राज्यों के लिए पूरे की मांग अपने धर्म के प्रति भक्ति और जैसे अनेक विविधता कारण ने जन्म लिया है, जिसके कारण राष्ट्रीयता की भावना खतरे में पड़ गई है।
ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीयता के मार्ग में बांधा। भारत में राष्ट्रीयता के मार्ग में बांधा, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। उत्तर लिखिए, क्षेत्रीय यात्रा। क्षेत्र भारत में बहुत विशाल देश है। इसमें इस समय अनेक राज्य और कई केंद्रीय शासित क्षेत्र हैं। व्यक्ति को अपना क्षेत्र बहुत रुचिकर प्रतीत होता है। जहाँ पर उसने जन्म लिया है, जिस स्थान की मिट्टी में वह पका है, उसके प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। यहाँ तक वे ठीक है, किंतु कुछ व्यक्ति इससे कई कदम आगे बढ़ जाते हैं। उनकी समझ में केवल उनका ही क्षेत्र सबसे अच्छा है, दूसरे क्षेत्र निष्ठुर है। वे अपने क्षेत्र के हित के सामने भी नहीं त्यागते। यह पर कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा लिखिए इसी में, जाति यात्रा। भारत में अनेक जातियां और प्राचीन काल से व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारतीय समाज के 4 वर्ग में बांटा गया है। अब वर्ग तो रहा नहीं, वह वर्ग के नाम पर जन्म निर्धारित जाति, जनजाति और प्रजापति की उपजाति रह गई। हम कभी कभी अपनी जाति के प्रति इतने प्रेम दिखाते हैं, नियुक्ता आती है, समय केवल अपनी जाति के व्यक्तित्व का ही ध्यान रखते हैं। बड़े बड़े जगहों पर भी ऐसा सुनाई पड़ता है, जहाँ पर जाति के प्रत्येक व्यक्ति का ही ध्यान रखते हैं। देशभक्ति भी पनपेगी, देशभक्ति भी नहीं पनपेगी, तब राष्ट्रीयता का विकास कैसे संभव है। नेक्स्ट देखिए, इसी में रहेगा दोस्तों, समुदाय एकता। भारत में विभिन्न समुदाय है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदुओं में भी सिख, जैन, बौद्ध, कबीर पंथ, गोरखपुर आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, धर्म आदि होते हैं। यदि हम किसी विशेष में अवस्था रखते हैं तो यह अच्छा है, लेकिन इस समुदाय में जोश में दूसरे समुदाय को है काफी का निपटारा समुदाय ठीक नहीं है। सामाजिक संबंधों में लाभ के पदों पर हमें सक्रियता के आधार पर कार्य करना चाहिए, ना कि सामुदायिकता के आधार पर। इसी में नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, इसी में रहेगा आपका पॉइंट नंबर चौथा लिखिए। पॉइंट पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा दूसरा पॉइंट, भाषावाद। भारत में अनेक भाषाएं हैं। चौहा भाषा का उल्लेख संविधान ने किया है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भी है। हिंदी जैसे भाषा के अनेक भाषाएं या बोली होती है। में मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा से प्रेम होना स्वाभाविक है, किंतु पूरे राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय भाषा का होना आवश्यक है, तभी राष्ट्रीयता का समुचित विकास होगा। कभी कभी अपनी मूल भाषा में प्रेम आकार अन्य भाषाओं का निंदा करते हैं और राष्ट्रीय भाषा के विकास के मार्ग पे बाधा उत्पत्ति होती है। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों, बालक के विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उसका उत्तर लिखिए। इसको भूमिका पर रेखांकित करना है तो थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। उत्तर लिखिए, शिक्षा एवं छात्र दोनों ही शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, लेकिन इनमें शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षक अपनी योग्यता और क्षमता से संपर्क शिक्षा अधिगम का प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका हेतु महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस प्रकार से है। पहला प्रकार लिखिए, सरल करने वाला। शिक्षा वह व्यक्ति होता है जो जटिल शिक्षण सामग्री को सरल करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे छात्र उसका सरलता से अधिगम कर सके। शिक्षा में शिक्षण सिद्धांत काफी जटिल होते हैं। शिक्षक अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करने उन सिद्धांतों का अस्पताल कर लेता है और
अपने ज्ञान के बल पर प्रयोग को भली इस प्रकार समझ लेता है तथा छात्रों के समझ सभी विभिन्न धारणों की सहायता से जटिल अध्ययन सामग्री को संक्षेप और सरल करके उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार प्रस्तुत करता है, जिससे वे अब उसका सरलता से अधिगम कर लेता है। अलग अलग आयु, योगदान, अभिरुचि तथा शारीरिक परिवर्तनों के बालकों के लिए विशिष्ट अध्यापक विधि की जरूरत होती है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक के लिए पहले बालकों का मानसिक स्तर समझना आवश्यक है, पश्चात उसके अनुसार अध्यापन अविधि प्रयोग में लानी चाहिए। अध्ययन सामग्री को क्रमबद्ध करके प्रयुक्त करना चाहिए। इससे छात्र बहुत सरल में से उसका अध्ययन सामग्री में ग्रहण कर लेता है। दूसरा, निर्देशांक। शिक्षक को एक अच्छे निर्देशांक होने चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशांक का महत्व होता है, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी निर्देशांक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक समय समय पर छात्रों का आवश्यकताओं अनुसार निर्देशांक देता है, लेकिन निर्देशांक देते समय एक शिक्षक बालकों की योग्यता, प्रश्न, अभिरुचि एवं आकांक्षा पर विशेष ध्यान देता है। साथ ही उसकी मानसिक और शारीरिक योग्यताओं को भी ध्यान रखकर निर्देशांक दिया जाता है, ताकि बालक अपनी कमजोरी तथा समस्याओं को दूर कर सके। यह स्मरण रखना चाहिए कि निर्देशांक प्रक्रिया स्कूल की परियोजनाओं की तथा सीमित नहीं होते हैं, बल्कि अनौपचारिक परिस्थितियों में भी जारी रहते हैं। इसलिए शिक्षक को एक ऐसे अच्छा निर्देशांक होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा लिखिए दोस्तों पॉइंट, अध्ययन के विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्वरूप में अध्यापकता। शिक्षक अध्ययन के विभिन्न स्वरूप में सहायक अध्ययनकर्ता के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को शिक्षण देने के लिए स्वयं ही अध्ययन कराता है तथा शिक्षण सामग्री के संक्षेप और क्रमबद्ध करता है और उसके सरल रूप में छात्रों का प्रेरित करता है। वह कई प्रकार की शिक्षण विधियों में से कई शिक्षक विधियों का चुनाव करता है। चौथा पॉइंट लिखिए दोस्तों, ज्ञान का प्रसारण करना। चौथा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा का वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान के प्रयोग होते हैं, उसके उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिससे वह पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यदि एक अध्यापक विज्ञान पढ़ता है तो उसे विज्ञान का होना चाहिए। यदि वह अपने विषय का पूर्ण विशेष नहीं होता है तो वह अपने बालकों को सही अर्थ में शिक्षा नहीं दे पाएंगे। साथ ही एक शिक्षा को उस विषय की उपयोगी को समझ लेनी चाहिए, अर्थात उसे यह पता होना चाहिए कि उस विषय को पढ़ने क्या लाभ है तथा इस ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में किस प्रकार से हो सकता है। अपने छात्रों को प्रश्न उत्तर दे सके और उस विषय की उपयोगिता की छात्रों की अच्छी तरह से कर सके और उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर भी सकें। एक शिक्षक का केवल अपने विषय में ही पारंगत होना आवश्यक नहीं, बल्कि उसमें इस बात की समझ होनी भी आवश्यक है कि वह अपने ज्ञान का प्रयोग कब, कहाँ और कितनी मात्रा में करे, जिसमें छात्रों के अधिक लाभान्वित कर सके। अपने विषय का पर्याप्त ज्ञान होने पर यह उसमें और अनेक उत्पादित होता है। वही दूसरी ओर उस छात्रों की शपथ में प्रश्नोत्तर को लेकर लाजमी नहीं होना पड़ता है। एक शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर यह प्रश्न पूछने पर वह उस ज्ञान का प्रयोग कर सके और छात्रों के अन्य विषयों पर संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दे सके, क्योंकि वह शिक्षक जो सभी विषयों पर अपनी परंपरा पड़ता रखता है, विद्यार्थियों पर अपनी विशेष प्रभाव छोड़ता है। शिक्षक के लिए बुद्धि की आवश्यकता प्रकृति के अनुसार अध्ययन कार्य के लिए भी किया जाता है हो सकता है, जिनकी बुद्धि लाजमी 120 या अधिक हो। इस
प्रकार बेम्ब्रिज ने भी अपने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यक्ति की सामान्य वृद्धि तथा उसकी प्रवृत्ता में +0.51 का सहसंबंध होता है। सामग्री है कि बुद्धि का प्रवृत्ता का संबंध कार्य के स्वरूप में समरूप बदलता है। एक अध्यापक को अनेक विषयों के साथ साथ मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे अध्यापक छात्र की शरीर, मानसिक, सामाजिक संयोग स्थिति को समझ सके, उसे विकास की प्रमेय समस्याओं का ज्ञान हो सके। शिक्षा की सफलता के लिए अनुकूल व्यवस्था होना जरूरी है और यह भी संभव है। लिखते रहिए दोस्तों, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यह भी है कि है जबकि शिक्षा को इस बात की समझ एवं जानकारी हो, एक अध्यापक को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि उसे अपने छात्रों तक किस प्रकार ज्ञान प्रेरित करना है तथा बालक किन किन परिस्थितियों को आसानी से सीख सकता है। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक अवसर की समानता प्राप्ति के उद्योगों को समझाइए तथा इस हेतु संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। लिखिए इसका उत्तर दोस्तों। शिक्षक अवसरों की समानता का अर्थ। शिक्षक अवसरों की समानता का अर्थ हमें समानता के अर्थ को जानने के लिए बांधा करता है। समानता का अर्थ यह है नहीं कि जब हर प्रकार के सम्मान हो, ऐसा संभव है। समानता का तात्पर्य अवसर की समानता से है। राज्य की ओर से सबको सम्मान साझा जाए, जाति, रंग, नल, धर्म आदि के किसी के भी भेदभाव नहीं किया जाए। किसी मार्ग, किसी वर्ग या समुदाय या संप्रदाय को विशेष अधिकार न दिया जाए। अतः समानता का तात्पर्य ऐसे परिस्थितियों को अस्तित्व में है जिसके कारण सब व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके और सामाजिक भेद का अंत हो सके, साथ ही सामाजिक न्याय की स्थापित हो सके। प्रेम लौकी के शब्दों में समानता का यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसे व्यवहार किया जा सके अथवा सभी को सामान्य वेतन दिया जाए। यदि पत्थर ढोंगे वाले का वेतन अधिक प्रसिद्ध गणितीय या वैज्ञानिक समान कर लिया जाए तो इसके समानता का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और उन्नति के समान अवसर रहे। पॉइंट चेंज कर दीजिए दोस्तों। शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा वे को शिक्षक नामक वस्तु के वातावरण के स्वरूप में साझा जा सके। प्रारंभिक स्तर पर इस वातावरण को सिद्धांत की बिना किसी भेद को एक निश्चित अवधि तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक व्यवस्था की जाए। माध्यमिक स्तर पर इसका अभिप्राय है विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था जिससे व्यक्ति की आवश्यकता तथा रुचियों को संतुष्ट किया जा सके। उच्च शिक्षा के स्तर पर इसका अभिप्राय है कि उन समस्त लोगों के लिए शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था की जाए जो इस शिक्षा से लाभ उठाने क्षमता रखते हैं और उसके बदले में समाज को उपयुक्त योगदान देने में समर्थक है। पॉइंट चेंज कर लिए दोस्तों। शिक्षा के अवसरों का समाकलन, पॉइंट हेडिंग लिखिए, इसमें लिखिए लोकतंत्र की प्रगति एवं सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा के अवसरों की समीक्षा की ओर ध्यान देना प्राथमिक है। यह अत्यंत की समझ कायम करना अध्यय ही है, परंतु ऐसी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण विषमताएं पैदा करने वाले कारकों न्याय कर देना के लिए कदम उठाए जा सके दोस्तों। महत्वपूर्ण विषय पैदा करने वाले कारकों को न्यूनतम कर लेना होना चाहिए, कदम उठा सकते हैं। शिक्षा योग
1964-65 में इस संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। शिक्षा के शुल्क देश को एक ऐसी परिस्थिति की ओर प्रगति करना चाहिए जहां सारी शिक्षा निःशुल्क हो जाए। इस दृष्टि से पॉइंट पहला लिखिए, प्राथमिक स्तर पर यद्यपि सभी सरकारी स्थानीय निकायों को स्कूलों और सहयोग प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ाई की फीस खत्म कर देना चाहिए। बेहतर यह होगा कि चौथी पंचमी योजना की समाप्ति से पूर्व ऐसी कर देना चाहिए, परंतु अभी तक कक्षा ही ऐसा हो जाएगा। पॉइंट दूसरा लिखिए, औसत माध्यमिक शिक्षा यथ शीघ्रता और बेहतर यह लोग की पांचवी योजना की समाप्ति से पूर्व ही समाप्त सरकारी स्थानीय निकाय और सहयोग प्राप्त निजी संस्थाओं को निःशुल्क कर देना चाहिए। इस स्तर पर सभी लड़कियों के लिए ही शिक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। अगले 10 वर्षों के उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा में फीस के संबंध में सभी प्रयासों किया जाना चाहिए कि गर्म योगदान छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए सके। इसके पहले कदम को स्वरूप निःशुल्क शिक्षा पाने वाले छात्रों का अनुपात बढ़कर नामांकन कदम का 1 से 30% कर देना चाहिए। पॉइंट चेंज करिए, अन्य निजी व्यय। हालांकि वर्ष के में शिक्षा पर अन्य निजी व्यय बहुत बढ़ गए हैं और यह आवश्यक नहीं कि वे शिक्षक कारकों से हो सके। इन विषयों घटकों न्यूनतम बनाने जाए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम और लेखन सामग्री मुफ्त दी जानी चाहिए। विद्यालयों में नए भर्ती होने वाले बच्चों का विद्यालय के समारोह में स्वागत किया जाए। इस अवसर पर उनको प्रस्तुत का सौदा दिया जाए। अन्य बच्चों को भी स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम प्रेरित होते हैं। ये अगले वर्ष की पुस्तक का पूरा सेट दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं हो पाया है। पॉइंट चेंज कीजिए फिर। माध्यमिक विद्यालयों में उच्च स्तर शिक्षा की समस्याओं में पुस्तक बैंक बुक का कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में इस कार्यक्रम के लिए राज्यों के लिए शिक्षा विभिन्न द्वारा धन दिया जाना चाहिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। विश्वविद्यालय में समृद्धि कॉलेज में इस कार्यक्रम के संचार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहयोग दी जानी चाहिए। इनका विकास कुछ राज्यों के स्कूलों में किया जाना चाहिए। पॉइंट चेंज कीजिए फिर। माध्यमिक विद्यालयों में उच्च स्तर शिक्षा संस्थाओं के पुस्तक में पाठ्यक्रम पुस्तकों के पर्याप्त सेट होने चाहिए। पुस्तकालय अनुदानों के अभाव में व्यवस्था नहीं हो सकती। पॉइंट फिर चेंज कीजिए। प्रतिशाली छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिए जानी चाहिए। यह योजना विश्वविद्यालयों में लागू होनी चाहिए। पॉइंट चेंज कीजिए फिर। छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर हालांकि वर्ष में काफ़ी बल दिया गया है, किंतु इन्होंने निम्न परिधि में पुनः किया जाना चाहिए। फिर पॉइंट चेंज कीजिए। छात्रवृत्ति कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षा के सभी स्तरों पर उसका संगठन करना होगा। फिलहाल विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम मौजूद है और उसे सबल बनाना चाहिए। छात्रवृत्ति देने के लिए अधिक न्यायपूर्ण और अधिक समान आधार निकालने की आवश्यकता है। पॉइंट चेंज कीजिए दोस्तों फिर। छात्रवृत्ति कार्यक्रम के परिणाम बेहतर हो सके हैं यदि उसके साथ ही हर एक स्तर पर और हर के क्षेत्र में पर्यावरण संख्या में कोटि संस्थाएं बनाने रखने में भी कार्यक्रम हो और प्रतिभाशाली छात्रों को इन समस्याओं में रहने के लिए प्रयास किए जाएं। पॉइंट चेंज कीजिए दोस्तों। छात्रवृत्तियां स्थापन तथा कोटि संस्थाओं के संचालन के लिए सम्मिलित कार्यक्रम को चलाने के लिए एक पर्याप्त मशीनरी स्थापित की जानी चाहिए। शिक्षक के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां का कार्यक्रम। शिक्षा के विभिन्न स्तर पर छात्रवृत्तियों का निम्नलिखित कार्यक्रम प्रदर्शित किया जा सके।
पर पहला लिखिए, फिर इसमें ये लिखने के बाद फिर पहला लिखिए। प्राथमिक स्तर, इस बात के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि वर्ष 1975 से 76 तक उच्च शिक्षा स्तर पर नामांकित तमाम बच्चों 2.5% को और 1985-86 तक उसी नामांकन के 5% बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सके। पॉइंट चेंज कीजिए। फिर माध्यमिक स्तर, इस बात की व्यवस्था के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि इस आयु वर्ग के चोटी के 15% बच्चे को उच्च प्राथमिक स्तर के स्तरिक स्तर में जाने वाले पर छात्रवृत्तियां मिल सके। पॉइंट चेंज कीजिए। फिर प्रत्येक समुदाय विकास खंड में कदम से कदम एक अच्छे आवासीय माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था की जाए और इसमें प्रवेश योग्यता के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। छात्रों के लिए ऐसे विशेष कार्यक्रम, स्पेशल एलिमेंट प्रोग्राम होने चाहिए जो उसकी आवश्यकता के अनुरूप हो और उसकी वृद्धि में योग्य दे सके। फिर पॉइंट चेंज लिखिए दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा राष्ट्रीय शिक्षक अवसरों की समानता। पॉइंट चेंज कीजिए। समानता के उद्देश्य को साकार करने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं होगा, वरना ऐसी व्यवस्था भी होनी है जिससे सभी को शिक्षक में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिले। इस कारण नई नीति समझ को दूर करने पर विशेष बल देगी और तब तक वंचित रहेंगे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगी। पॉइंट चेंज फिर लिखिए। पहला, महिलाओं की समानता है सुशिक्षा। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक समाधान के रूप में किया जाएगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और समुदाय के समाप्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट सुझाव महिलाओं पक्ष में समान अवसर प्रदान करना प्रयास होगी। पॉइंट चेंज करके लिखिए। महिलाओं में संस्कार प्रसार को रुकावटों को दूर करने को, जिनके कारण लड़कियां प्रभावित शिक्षा से वंचित रह जाती है, प्राथमिक दी जाएगी। इस काम के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। समुदाय लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उनके कार्यक्रम पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। पॉइंट चेंज कीजिए। ग्रामीण व शहरी समस्या। ग्रामीण व शहरी समस्या। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिनके कारण उन्हें शैक्षिक साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और शहरों में शैक्षिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर्मचारी के कारण विकास नहीं हो पाते। पॉइंट चेंज कीजिए। तीसरा पॉइंट लिखिए। धन की कमी। शिक्षा अवसरों में सबसे बड़ी समस्या धन की है। आज आधी से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जो अपनी आजीवी नहीं चला सकती, जिसके कारण उनका विकास अधूर हो जाते हैं। चौथा लिखिए। क्षेत्रीय समस्याएं। भारत में अनेक राज्य और उनमें शैक्षिक समुदाय के स्तर पर काफ़ी विविधताएं पाई जाती है। पांचवा लिखिए। विद्यालय में समस्याएं। जो विद्यालय उसमें क्या समस्या है वो लिखिए। किसी भी देश की समृद्धि विकास की पहचान वहाँ के न्यायालयों से नहीं, अपील विद्यालयों से होती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कई विद्यालयों में निर्माण किया गया, परंतु उनमें शैक्षिक स्वरूप व्यवस्था न होने के कारण निरंतर समस्या उत्पन्न हो रही है। लिंग जाति पर आधारित समस्याएं। भारत में लिंग जाति पर आधारित समस्याएं बहुत सी हैं। शैक्षिक संस्थान में प्रवेश आज आरक्षण जैसी समस्याओं को उत्पन्न किया गया है। अन्य समस्याएं पदार्थ प्राप्त, बाल विवाह, को एजुकेशन आदि समस्याएं। अवसरों की समानता के लिए वैधानिक प्रावधान। हेडिंग डालिए। लिखिए। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग व जन्म जाति के आधार पर कई भेद किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बराबरता हो जाएगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के सबके लिए सामान्य रूप
में परिचित सुरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों में होगी। अनुच्छेद 19 प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत में कहीं भी व्यवस्था करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 28 लिखिए दोस्तों। शिक्षा स्थानों में प्रवेश के लिए भेद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, इसी में रहेगा दोस्तों, शिक्षा अवसरों की समानता हेतु सरकारी प्रयास। पहला लिखिए, प्राथमिक शिक्षा सभी विद्यालयों में निःशुल्क दी जाए। माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की समस्याओं में पुस्तक बैंक, बुक बैंक का कार्यक्रम का विकसित करना होगा। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की मुक्ति दी जानी चाहिए। उच्च विद्यालय में तथा विश्वविद्यालय में सभी ग्रामीण योजना छात्रों में होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की शिक्षा मौजूदा कार्यक्रम जारी रखने चाहिए और इसका विकास भी होनी चाहिए। अध्यापकों को आदिम जाति भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ये आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों को बताइए। राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। ये जो राष्ट्रीय एकता का तत्व, इसकी व्याख्या करना है, इसका डिटेल हम लोग जानेंगे पूरा। पहला लिखिए, राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय विभिन्न प्रकार की इकाइयों में बांटा हुआ होता है। कहीं भाषाओं की इकाई, कहीं क्षेत्रीय की इकाइयाँ, कहीं जनजाति इकाइयाँ, कहीं परंपराओं की इकाइयाँ, तो कहीं धर्म की इकाइयाँ। इन सभी इकाइयों को एक सूत्र में पिरोसने तथा उसमें राष्ट्रीय भवन जगमित करके भावनात्मक एकता उत्पन्न करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है तथा इस प्रकार की एकता को राष्ट्रीय एकता कहते हैं। राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रीय भावना होना निश्चित आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता का एक पक्ष है कि उसके समुदाय में राष्ट्रीय जिगृत के साथ साथ परम एकता एवं हित चिंता तथा सहयोग का प्रभाव और प्रवृत्ति भी पाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की शक्ति होती है। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता एक तात्पर्य अनेकता में एकता से है। भारत में भाषा, जाति, धर्म, परस्पर समुदाय, क्षेत्रीय वर्ण आदि की विचित्रता इतनी अधिक है जितनी अन्य किसी देश में नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने एक उत्तर संविधान की रचना की जिसमें सभी विभिन्नताओं की स्पष्टता को स्वीकृति दी जाएगी तथा उनमें समान रूप से सम्मिलित किया जाए। अब हमारी समस्याओं में एकता के अन्वेषण की है। प्राचीन काल में भारत राष्ट्रीय एकता के आधार पर पारंपरिक हो जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को दायित्व कर दिया गया कि वह इन विभिन्नताओं में एकता का प्रयास करे और इसके लिए नए आधार प्रदान करें जो मानवता, बुद्ध, न्याय, समाधान, स्वतंत्र आदि वैज्ञानिक एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित हो। यह है आपके दोस्तों, स्वतंत्र के पहले भारत के अखंड होकर अंग्रेजियों का सम्मान किया तथा उन्हें भारत से बाहर कर दिया, परंतु स्वतंत्रता के उपरांत भारत की अखंडता अखंडित होने लगी। भारत के अनेक धर्म, जाति और भाषा लोग होने लगे, अतः राष्ट्रीय एकता में बाधा पड़ी है। पहला लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में कहा कि अब निश्चित रूप से समस्या आ गया है कि प्रत्येक भारत को अपने अनदेखा देखनी चाहिए और अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि वह राष्ट्र के साथ है या किसी विशिष्ट समूह के साथ। यह हमारे समस्याओं को चुनौती है दोस्तों, जिसका प्रत्येक व्यक्तियों का सम्मान करना है। हमने बड़े संघर्ष के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसकी सुरक्षा और समुदाय के लिए राष्ट्रीय एकता पारंपरिक है।
पहला प्रश्न पहला लिखिए, प्रश्न नहीं दोस्तों, पहला हेडिंग डालिए, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालिए चाहे पॉइंट लिखिए। भ्रष्टाचार के बारे में हम देखेंगे। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या बहुत निकट है। भ्रष्टाचार में भारत तीसरा स्थान रखता है, जो गहरा चिंता का विषय है। लोगों राष्ट्रीयता को भूलकर स्वयं हित की पूर्ति में लगे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नौकरी के लिए योगदान के साथ स्तर पर सिफारिश और धन की आवश्यकता है, जो प्रजापति की जड़ों को खोखला कर रहा है। अतः राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही इस दूर करने का प्रयास करे, तथा यह प्राप्ति हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, राजनीति दलों की समस्या। प्रजापति का निर्माण राजनीतिक दलों के माध्यम से किया जाता है। प्रजापति के विभिन्न राजनीतिक दलों का होना स्वाभाविक है, परंतु अब यह आवश्यक है कि राष्ट्रीयता की भावनाओं को अध्ययन रखकर अपने व्यक्तित्व को निर्माण करें। लेकिन भारतवर्ष की विंडबंग है, यह प्रांतीय, क्षेत्रीय, जातिगत, भाषागत राजनीति का बोलबाला है और राजनीतिक दल जनता को भ्रमित कर अपना हित सरकार सत्ता प्रस्तुति प्राप्त करता है। चाहे वह पंचायत स्तर की राजनीति हो या सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें राष्ट्रीयता एकता के लिए खतरा उत्पन्न होती है। पॉइंट चेंज कर दीजिए दोस्तों। कुशलता नेतृत्व का अभाव। कुशलता निश्चित का अभाव, पॉइंट चेंज करके लिखिए। कुशल नेतृत्व के अभाव में जनजाति की सफलता अधूरी रहती है। जनजाति अपना मत तो दे देते हैं, परंतु देश की बागडोर विचित हाथों में न होने से भ्रष्टाचार, घोटाला, अधिग्रहण, समर्थक आदि का बोलबाला हो जाता है। भारत में अनेक ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। नेता अपने हित के लिए जनजाति को भड़काने हैं, वे मात्र अपना व्यक्तिगत हित पूरा करते हैं। देश का जनता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि देश को कुशल नेतृत्व प्राप्त हो। पॉइंट चेंज कीजिए। सामाजिक आर्थिक स्तर। सब भारत में सामाजिक स्तर पर भी विभिन्न प्रयास प्राप्ति जाती है। आर्थिक विभिन्न विषमता भी इतनी अधिक है कि सरकार को प्रतिवर्ष लाखों नए PPL आर्थिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मिलते हैं। बिहार व उड़ीसा की स्थिति तो इतनी खराब है कि लोगों को एक दाने के लिए तरसना पड़ता है। सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं पाती। वे भूख व बीमारी से दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोग राष्ट्रीय एकता के बारे में क्या सोच ही सकते हैं। हड़ताल, तालाबंदी, मजदूरों व मालिकों का संघर्ष समाज में तनाव पैदा करता है। यह संघर्ष राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा है। पॉइंट चेंज कीजिए दोस्तों और लिखिए संस्कृति विविधता। भारत में अनेक संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं तथा वे एक दूसरे से भिन्न संस्कृति रखते हैं, जो देश की एकता को बहुत प्रभावित करता है। तथा हम अपनी संस्कृति को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आवश्यकता यह है कि हमें भिन्न संस्कृतियों के माध्यम संग्रह स्थापित करके राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करें। पॉइंट चेंज कीजिए और लिखिए सामुदायिकता। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि। जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म अनेक समुदाय में बांटे हुए हैं तथा हिंदू में स्वर्ग और हरिजन आपस में दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे यहाँ समुदाय के नाम पर दबे होते हैं, जिसमें भारी जनजाति की हानि होती है। समुदाय की आड़ में अनेक भारतीय राष्ट्रीय विरोध गतिविधियां में लिपि रहते हैं।
प्रत्येक समुदाय अपने को एक दूसरे से उच्च सहकार कर उनके परिणाम भुगतते रहते हैं, चाहे वह राम जन्मभूमि का मामला हो या गुजरात के दंगे हो, इसमें केवल हानि ही हुई है। नेक्स्ट पॉइंट चेंज कीजिए, लिखिए भाषी भाषा भाषावीय विभिन्नता। भारत में विभिन्नता भाषा भाषी लोग रहते हैं। भाषाओं की विभिन्नता राष्ट्रीय एकता में एक बड़ा ही बांधा तत्व है। स्वतंत्रता के बाद भाषीय आधार पर राष्ट्रों का गठन किया गया है, जिसके गलत परिणामों आए हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रजनन अपने भाषा क्षेत्र में ही सीमित रहे हैं तथा इसका दृष्टि परिणाम यह हुआ है कि आज तक हिंदी राष्ट्रीय भाषा स्पष्ट रूप से निर्धारित होकर भी अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाई है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा असम में विरोध हुआ और भारत में भाषा का विवाद बन रहा है। परंतु यह परंपरा आवश्यक है कि किसी एक भाषा का राष्ट्रीय भाषा के रूप में निर्धारित किया जाए। जातीयता। भारत में पॉइंट चेंज कीजिए, जातिवाता लिखिए दोस्तों। भारत में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं तथा वे अपनी जाति को दूसरे जाति से अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। एक ही धर्म के लोग जाति के नाम पर एक दूसरे से दूर रखते हैं। लोग राष्ट्रीय हित से ज़्यादा जातीय हित को महत्व प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीयता एकता को खतरा है। डॉक्टर APS भ्यूरियो के अनुसार यह जाति प्रेम की भावना है जो अन्य जातियों को टुकड़ा उत्पन्न कराती है तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। राजनीतिक दल चुनाव में जातिगत मुद्दों पर ही उठाकर जनता का मत प्राप्त करने चाहते हैं तथा चुनाव के समय जातिवाद और अधिक हो जाती है। राष्ट्र के समस्त नागरिकों को जातिवाद भूलकर राष्ट्रीय हित में एक साथ खड़े होने चाहिए। ये भी आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।